स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर, जिसे कि आप SSC 77 के नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार क्लासेस आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं। हम तैयारी करवा रहे हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालय। और यह हिंदी का मॉडल पेपर है। यदि आप जनरल पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी क्लासेस भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं आपने चाहे जिस भी विषय से फॉर्म भरा हो टीजीटी पीजीटी के लिए, उसमें आपका जो 80 नंबर का है वो अनिवार्य पेपर अलग है, जिसमें रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कंप्यूटर, इन सभी से क्वेश्चन आएंगे। तो उसकी क्लासेस भी आपको प्रतिदिन देखने को मिल रही है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उसे देखिए। और क्योंकि आप जानते हैं मित्रों, जो रीजनल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, तो उसमें 10-10 नंबर की हिंदी आएगी, 10 की इंग्लिश आएगी। तो उसमें आपको 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि आप उन दोनों में 40% अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। इसलिए आप इसे हल्के में ना लें और आकर के पढ़ाई करिए हमारे चैनल पर एकदम शांति के साथ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का ये जो मॉक टेस्ट है वो कौन सा है। आज का ये चौथा मॉक टेस्ट है। इसके पहले की 3 क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, आप जाइए वहाँ पर पढ़िए। हिंदी से जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, चाहे वो सीजी का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे जिस भी राज्य की आप तैयारी कर रहे हो, यदि आपका विषय हिंदी है तो आपको जरूर इस क्लास को देखना चाहिए। 100% यह क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया है तो कर लीजिए, फ़ायदा ही होगा आपका, है ना। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मिलने से आप हमारी क्लासेस देख पाएंगे और क्लासेस को देखने से आप सफलता के करीब पहुंच जाएंगे। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, इतनी सारी भर्तियों की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। सारे क्लासेस आपको मिलेंगी, निःशुल्क क्लासेस मिलेंगी और आपको PDF भी निःशुल्क ही प्राप्त हो जाएगा यदि आप टेलीग्राम चैनल पर जाते हैं तो। वहाँ जाइए, SSC 77 सर्च करके ऐड हो जाइए। और सुंदर सुंदर PDF देखिए, कितनी आकर्षक PDF बनाई गई है हमारे सर के द्वारा। तो आप PDF को भी पढ़ते रहिए, क्लासेस को भी देखते रहिए। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। हम देखेंगे आज की ये जो क्लास है उसमें से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। आपको पता है टॉप 30 क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं और उसकी जब व्याख्या की जाती है तो वो 100 के ऊपर हो जाता है। लेकिन फिलहाल उसके मतलब नहीं है, आप ये देखें कि आप 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेपर का लेवल कैसा लग रहा है आपको। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और आने वाले जो वैकेंसीज हैं उसके लिए भी आपकी तैयारियाँ जारी रखनी है आपको, क्योंकि यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कछुए की गति से लगातार चलते रहना चाहिए। खरगोश की तरह एक बार दौड़कर रुक नहीं जाना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आज की पहली क्लास। और हिंदी से इस प्रश्न को बनाया गया है, यानी निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। ये जो पंक्ति है वह पंक्ति किसकी है आप बता सकते हैं। भारतेय हरिश्चंद्र की, सदल मिश्र की, गारसा दत्तासी की या फिर मैथिली शरण गुप्त की है। तो मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा था? साकेत लिखा था। साकेत महाकाव्य लिखा था, है ना। यशोधरा लिखा है। साकेत किस पर आधारित है? तो यह मुख्यतः उर्मिला को केंद्र में रखकर लिखा गया है। और मैथिली शरण गुप्त जी की विशेषता रही है कि उन्होंने आपकी जो उपेक्षिता नारियां हैं, जिनको प्रायः साहित्यकारों ने छोड़ दिया, उनके बारे में नहीं बताया है। जैसे विष्णुप्रिया उन्होंने लिखा है, यशोधरा लिखा है, साकेत लिखा है। यानी यशोधरा के जीवन का वर्णन भी किया है, यशोधरा के जीवन का, और साकेत में उर्मिला का। तो उन सभी पक्षों को बहुत ही अच्छे तरीके से और मार्मिक तरीके से उभारने का प्रयास किया है। ऐसे आपके मैथिली शरण गुप्त जी थे। और तासी महोदय को तो आप जानते हैं, वो मूर्धन्य विद्वान हैं जिन्होंने हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा, वो भी फ्रेंच भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में। तो भाई चाहे जिस भी भाषा में लिखा हो इन्होंने, लेकिन हिंदी के इतिहास लिखने वाले ये पहले विद्वान बन जाते हैं जिन्होंने हिंदी का इतिहास लिखा है। ऐसे गारसा दत्तासी महोदय हुए। और आपके भारतेंदु जी, जानते हैं भारतेंदु जी से तो पूरे एक युग की शुरुआत हो जाती है। भारतेंदु का जब से जन्म हुआ, उनके जन्म के बाद से ही निर्धारकों ने उस युग को भारतेंदु युग का नाम दे दिया है। तो भारतेंदु जी
इस प्रश्न का सही जवाब भी हो जाएगा, उन्होंने हिंदी हिंदी हिंदुस्तान का भी नारा दिया था। तो एक युग की शुरुआत जिसके नाम से हुई, ऐसे थे हमारे भारत हरिश्चंद्र जी। और उन्होंने इस पंक्ति को कहा था, क्या कहा था? निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कसूल। इसलिए अपनी भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। हम लोग तो अपनी भाषा पढ़ ही रहे हैं, हमारी भाषा क्या है? हिंदी। चलिए हिंदी पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, क्या हो? अप्रधान हो। एक एक शब्द पर आपको ध्यान देना, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो। यानी कि ना तो ये प्रधान है, एक दो पद हैं इसमें, न ये वाला प्रधान है न ये वाला प्रधान, मतलब इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। जैसे घर में माता पिता हैं, लेकिन माता पिता के रहते हुए भी उन दोनों का कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी करेगा, यानी जो मालिक होगा, किसी भी कार्य को करने का जो निर्णय लेने का अधिकार होगा, वो उनके बेटा या बेटी के पास होगा। इसी प्रकार से यह समास भी है। ये दो पद इसमें है, लेकिन दोनों में से किसी को भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जो भी करेगा वो अन्य पद करेगा, यानी कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। एक कोई पद रहेगा, उसकी विशेषता बताने वाला विशेषण होगा, वहाँ पर विशेषण हो जाएगा और विशेषण हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, कमल कैसा है? कमल नीला है, तो नीला जो है वो कमल की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेषण और विशेषण का संबंध हो गया। द्वंद्व समास आप जानते हैं जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह लगा रहे। जैसे माता पिता आप लिखते हैं ना, माता पिता, तो माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह आपने लगा दिया। कि देखिए यहाँ पर माता लिख दिया, और ये जो थोड़ा छोटा सा डैश बनाते हैं आप, डैश से थोड़ा सा बड़ा बनता है योजक चिन्ह, यहाँ पर लिख दिया पिता। तो इस डैश या योजक चिन्ह का मतलब हो गया माता और पिता, लेकिन उसका लोप हो गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है, जहाँ पर संख्या का निर्धारण किया जाए। जैसे चौराहा, तिराहा, पंचगव्य, तो वहाँ पर आपको संख्या देखने को मिला। आप संख्या देखिए कहीं पर वहाँ पर, लेकिन हाँ, संख्या के साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना है कहीं इसमें अन्य पद तो प्रधान नहीं है। जैसे देखिए आप दशानन देख लीजिए, दशानन, दशानन में आपको 10 दिखा, 10 देख के आप उसको द्विगु थोड़ी कर देंगे। पहले आप ये देखेंगे कि दशानन यानी 10 मुखों वाला, तो किसे कहा जाता है? 10 मुखों वाला, 10 आनन वाला, 10 सिर वाला कहा जाता है रावण को। इसमें तीसरा पद प्रधान हो रहा है। यदि आपका तीसरा पद प्रधान नहीं हो रहा है, तो चौराहा, 4 रास्तों का समूह, सिंपल सा, तो आप यहाँ पर कर देंगे द्विगु समास। लेकिन जहाँ पर अन्य पद प्रधान हो जाएगा और संख्या भी लगा हुआ है, तो आपका द्विगु वहाँ पर नहीं माना जाएगा, बल्कि वहाँ पर माना जाएगा बहुब्रीहि समास, या अन्य पद प्रधान होता। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा बहुब्रीहि समास। समझ में आया? यानी आपको ऑप्शन नंबर बी जो लिखा है ब्लू कलर से, वही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए और बताइए। भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जान, तो नान है, यहाँ पर नान नहीं है बल्कि जान है, तो आप कर लीजिए इतना, तो आप खुद ही समझदार हैं। जान परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माही। यानी कौन व्यक्ति भला है और कौन बुरा है, सब एक जैसे हैं जब तक वो बोलते नहीं हैं। जब कोई बोलेगा तभी तो उसकी अच्छाई और बुराई का पता चलेगा। कोई व्यक्ति बहुत ही सुंदर हो, सजीला हो, एकदम बन ठन के बैठा है, आपको पता ही नहीं, आप सोचे बहुत अच्छा इंसान है भाई, और पता लगे वो बोला तोतला बोल दिया, है ना। तब तोतला बोल दिया तो बोलने से तो उसका भेद खुला। जब तक वो नहीं बोला तब तक आप नहीं जान पा रहे हो कि तोतला है क्या है ना। उसी प्रकार जब तक कोई नहीं बोल रहा है तब तक भले बुरे का पता नहीं चल पा रहा है। जान परत है काग पिक, काग का तात्पर्य होता है कौवा, क्या होता है? कौवा। पिक का मतलब होता है कोयल। तो कौवे और कोयल का रंग जो होता है वो काला होता है, दोनों का रंग काला होता है। देखिए अगर कोयल का बच्चा भी छोटा रहे और कौवे का बच्चा भी छोटा रहे, तो आप दोनों में से अंतर नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैंने सुना है कि जो कौवा होता है बहुत चालाक होता है, वो अपने बच्चों को कोयल के घोंसले में छोड़ जाता है। जब तक वो छोटे रहते हैं कोयल खुद भी नहीं जान पाते कि बच्चे उनके हैं किसी और के हैं। जब बड़े होते हैं और काँव काँव करते हैं तब कोयल भी जान पाती है कि तो बच्चा मेरा नहीं है। तो कौवा और कोयल एक ही रंग के हैं,
लेकिन इनमें अंतर कब पता चलता, जब बसंत ऋतु के महीने में दोनों अपनी अपनी सुरीली आवाज़ निकालते भाई। कौवे की तो आवाज़ निराली है और कोयल की आवाज़ सुरीली है, तो उसमें अंतर पता चल जाता है। यह पंक्ति किसने कही आपको ये बताना है। इतनी व्याख्या देने का मतलब सिर्फ यही था। यहाँ पर आपको किसी का अर्थ नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया है कि इस पंक्ति के लेखक कौन है। तो मित्रों हाँ, इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो कवि वृंद महोदय हैं। कौन है? कवि वृंद महोदय। ये शायद रीतकाल के कवि हैं। ठीक है, अब आप देखिए घनानंद के बारे में तो आप जानते ही हैं भाई। घनानंद जो क्या थे, बहुत ही प्रेमी जीव थे। ये प्रेम करते थे सुजान नामक गणिका से। अब जरूरी थोड़ी है कि आप जिससे प्रेम कर रहे हैं वो भी आपसे प्रेम करे। ये प्रेम करते थे सुजान से। अब सुजान चूंकि गणिका थी, उसे किसी से प्रेम करने से कोई मतलब नहीं था, वो किसी से प्रेम नहीं करती थी, सबसे बात करती थी। घनानंद उस पर आसक्त थे। तो ये जिस दरबार में रहा करते थे, वहाँ के राजा जो थे वो उनकी गणिका थे सुजान, और घनानंद उनके संरक्षण में थे। तो एक दिन कुछ दरबारी और राजा बैठे थे, तो राजा ने कहा घनानंद से कि घनानंद कुछ सुनाओ, क्योंकि घनानंद कविता लिखते थे। घनानंद ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं सुना पाऊँगा। तो कुछ दरबारियों को पता था उनकी बात, तो उन्होंने जाकर राजा से धीरे से कहा आप सुजान से कहलवाइए, जरूर सुनाएंगे। सुजान बुलाई गई और सुजान ने कहा सुनाइए घनानंद जी, कुछ सुनाइए। घनानंद तुरंत शुरू हो गया सुनाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि राजा की तरफ पीठ करके बैठे और उस गणिका की तरफ, सुजान की तरफ मुख करके बैठे। तो अब उन्होंने इतना अच्छा गाना गाया, इतना अच्छा गाया कि पूरी जो सभा थी वो एकदम स्तब्ध रह गई, सब एकदम प्रसन्न हो गए। लेकिन राजा को इस बात का बड़ा बुरा लगा कि मेरे आदेश की अवहेलना करके इसने एक गणिका के आदेश की पालना करी। तो उन्होंने घनानंद को अपने राज्य से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। और तब घनानंद ने सुजान से पूछा सुजान तुम मेरे साथ चलोगी? सुजान ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो सुजान उनके साथ नहीं जाती है। घनानंद चले जाते हैं वृंदावन, वहीं राम नाम घनश्याम जपते रहते हैं अपना। ठीक है, तो ये थे आपके घनानंद महोदय। बहुत अच्छी फिलहाल उन्होंने कविताएं लिखी, रचनाएं लिखी, इनकी रचनाओं को आप जरूर पढ़िए। चलिए आप बताइए निम्न में से तुलसीदास की पंक्ति कौन सी नहीं है। इस नहीं शब्द पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये बच्चों के लिए आफत होता है। यदि आप पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो नहीं को हाँ समझ करके प्रश्न का जवाब ही गलत देकर चले आएंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। चलिए बताइए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि आप प्रत्येक क्लास को लगातार और बहुत धैर्यपूर्वक देखते और सुनते आ रहे हैं तो आपसे यह प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले 3 ही प्रैक्टिस सेट में मैंने किसी न किसी रूप में इन सभी पंक्तियों को शामिल किया है, चाहे वो व्याख्या के रूप में रही हो, चाहे वो क्वेश्चन के रूप में रही हो। अगली पंक्ति है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। तीसरा है कामी ही नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिम राम। ठीक है, अब चौथा है लाजन आवत आपको दौरे आया साथ, धिक धिक ऐसो प्रेम को कहा कहो मैनाथ। कौन सी पंक्ति नहीं है? तो मित्रों इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो नहीं है, क्योंकि ये किसकी पंक्ति है? फिर ये पंक्ति है रत्नावली की। अब रत्नावली कौन थी? रत्नावली थी तुलसीदास जी की पत्नी। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था, और कहा जाता है कि अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि एक बार उनकी पत्नी मायके गई हुई थी, तो और ये रात में उफनती हुई नदी को पार करके उनके जो पत्नी थी उसके कमरे के पीछे से सर्प लटक रहा था, उसे रस्सी समझ करके किसी तरह से जाकर उन रत्नावली कमरे पहुंच गए। रत्नावली अपने मायके में थी, उनको बहुत बुरा लगा, मतलब उनको शर्म आई कि ये देखो अभी तो सुबह ही मैं आई हूँ और ये जो है रहा नहीं गया, इनसे चले आए। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं आप? धिक धिक लाज नावत आपको दौरे आया हूँ साथ, धिक धिक ऐसो प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्त चरमय देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम महा होत न तव भवित। यानी आप इतना प्रेम यदि श्री राम से कहते तो भवसागर से पार हो जाते। अब तुलसीदास जी को ज्ञान प्राप्त हो गया, मतलब उन्हें लगा वाकई में इसको जो बात है वो एकदम सत्य है। उन्होंने उसी क्षण रत्नावली का त्याग कर दिया और एकदम भक्त हो गए श्री राम के, उनकी पूजा अर्चना करने लगे। फिर देख रहे हैं आपने कि उन्होंने एक से बढ़कर एक ग्रंथ हमारे हिंदी साहित्य को दिए, जो आज तक हम लोग पढ़ते लिखते चले आ रहे हैं। ठीक है,
तो अब आप ये बता दीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि तुलसीदास की कितनी रचनाओं को रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रामाणिक माना है और किसको प्रामाणिक नहीं माना है, विशेष तौर पर उस रचना का उल्लेख करते हुए। ठीक है, चलिए बताइए आप, कबीर वाणी को बीजक में किसने संकलित किया था? यानी कबीर दास जो थे, फिलहाल वो लिखते पढ़ते तो थे नहीं, उन्होंने खुद ही कहा है, मसी कागज छुओ नहीं कलम कहो नहीं हाथ, यानी मैंने कागज को छुआ नहीं है और कलम को हाथ में कभी धारण नहीं किया है। जब उनकी पंक्तियां इस प्रकार की थी तो उनकी रचनाएं आज हम कैसे पढ़ने पाते हैं? वो इस तरह पाते हैं कि उनके एक शिष्य हुआ करते थे धर्मदास, ये वही महोदय धर्मदास जी हैं। ये क्या करते थे, जब कबीर दास जी कुछ पंक्तियां बोलते थे, कहते थे, तो फट से उसे क्या करते, लिख लिया करते थे, लिपिबद्ध कर दिया करते थे, है ना। धर्मदास जी लिख दिया करते थे और इन्होंने ही इसको 3 खंडों में बांटा था, साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद, रमैनी को एक जगह जहाँ संकलित किया गया उसे बीजक कहा गया, और बीजक के संकलनकर्ता भी कौन हुए? धर्मदास जी हुए। सुंदरदास, रज्जब, है ना, ये भी सुंदरदास देखिए आप शामिल हैं किसमें? छाप के कवियों में शामिल हैं। किसमें शामिल है आप कमेंट करके बताइएगा हमें। तो सुंदरदास जी कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा, तो हम भी देखें आप क्लास को अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। रज्जब के गुरु का क्या नाम था? रज्जब के गुरु का नाम था दादू दयाल। अब आपसे एक प्रश्न बनता है परीक्षा में, एक आजीवन दूल्हे के परिवेश में कौन रहा था? तो ये रज्जब ही थे। रज्जब के गुरु थे दादू, और ये अपने दादू के शरण में रहा करते थे, गुरु के शरण में रहा करते थे। हाँ, दादू ही थे उनका गुरु। तो भाई क्या हुआ, कुछ दिन बाद गुरु जी के यहाँ जब शिक्षा उच्छा ग्रहण किए तो अपने घर चले आए। घर वालों ने उनकी शादी तय कर दी और इनका विवाह होने जा रहा था। ये बारात के लिए निकल चुके थे, बढ़िया शेरवानी वारवानी पहन के जा रहे थे। फिर उनके गुरु जी पहुँच जाते हैं और कहते हैं, रज्जब तय गज्जब किया, रज्जब तय गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, नरक किया नरक को ठौर। अब मतलब कि रज्जब तुमने ये क्या कर दिया, तुमने सिर पर मोर धारण कर लिया, तुम तो आए थे हरि का नाम जपने के लिए और तुम नरक के द्वार पर जा रहे हो। रज्जब को एहसास हुआ कि हाँ वो तो गलत करने जा रहे हैं, उनको विवाह नहीं करना चाहिए। तो वो तुरंत अपनी ही बारात को छोड़कर चले आते हैं। अब सोचिए, बारात, जिस बारात में दूल्हा ही गायब हो जाए तो शादी कैसे होगी? तो भाई शादी नहीं होती है। और ये आजीवन जब तक जीवित रहते तब तक उसी शेरवानी में चलते रहते हैं, वही शेरवानी ही पहने रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो ऐसे थे आपके रज्जब जी। इनकी पंक्तियाँ भी आपके सिलेबस में तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जनरल हिंदी के अंतर्गत सब आ जाएगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इस प्रश्न का जवाब धर्मदास मैंने बता ही दिया था आपको, फिर से आप देख लीजिए, पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। इतनी अच्छी और शानदार स्पष्ट लिखी हुई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है SSC 77। आप जाइए टेलीग्राम पर, वहाँ सर्च कीजिए SSC 77, उसमें ऐड हो जाइए। इस प्यारी सी पीडीएफ को प्राप्त करिए और अध्ययन को जारी रखिए, क्योंकि परीक्षा आपकी नज़दीक है, संभवतः अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगी, तो तैयारी तो जोरदार करनी पड़ेगी। चलिए अब आप बताइए, साखी सबदी दोहरा कई कहनी उपखान, भगत निरूपय भगत कलि निंद ही वेद पुराण। यह पंक्ति किसकी है? रविदास की, रैदास की, कबीरदास की, तुलसीदास जी। ये आपके जो रैदास महोदय हैं, ये रैदास मीराबाई के गुरु भी थे, है ना। तो आपको बताना है कि रैदास ने लिखा था, कबीरदास ने लिखा था या फिर तुलसीदास ने लिखा था। तुलसीदास के गुरु का नाम बताइए क्या है? तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरिदास, और इन्होंने शेष सनातन से दीक्षा लिया था। कबीरदास के गुरु जो थे वो रामानंद थे। तो रैदास के गुरु का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अभी पिछली वाले क्लास में हमने आपको बताया था। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए आप? तुलसीदास। साखी सबदी दोहरा। अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, साखी पढ़ेंगे सोचेंगे साखी तो कबीरदास जी ने लिखा, चलो कबीर टिक कर देते। ऐसा नहीं है भाई, किसी का नाम आ गया तो वही हो जाएंगे। ये साखी सबदी दोहरा कई कहनी उपखान, भगत निरूपय भगत कलि निंद वेद पुराण। तो यह पंक्ति जो है आपके प्रिय कवि तुलसीदास जी की हो जाती है। तुलसीदास तो सबके प्रिय कवि होते ही हैं। रामचरितमानस लिख करके उन्होंने इस जग में बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। अब आपको बताना है, देखिए कि आपको जो प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र था, कौन सा था? समाचार पत्र था, उसका नाम था प्रजा हितैषी। तो प्रजा हितैषी को निकाला किसने था? प्रजा हितैषी को क्या पंडित जुगल किशोर ने निकाला था, राजा राम मोहन राय ने, सदा सुखलाल ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने।
पंडित जुगल किशोर जो थे वो उत्तंद मार्तंड यानी हिंदी की जो पहली पत्रिका प्रकाशित हुई उसके संपादक थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, आप जानते ही हैं। सदा सुखलाल ये हिंदी के प्राचार्य थे। राजा लक्ष्मण सिंह, इस प्रश्न का सही जवाब संभवतः हो जाएगा, बिल्कुल 100% इस प्रश्न का सही जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। लक्ष्मण को आप सही से लिखिएगा, है ना, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में अशुद्धियाँ भी हैं, इसलिए हिंदी के विद्यार्थियों को शुद्ध लेखन और वाचन करना अनिवार्य ही होता है। उसके अलावा जो लोग जनरल पेपर में हैं, जनरल पेपर में आपको जो 10 नंबर का सिलेबस है, आपने सिलेबस को अच्छे से देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा, देख लीजिए। तो 10 नंबर का है, उसमें अशुद्धियाँ भी शामिल हैं। तो आप कृपया करके शुद्ध भाषा का प्रयोग करें, जहाँ कहीं भी आपको गड़बड़ी दिखे आप सुधार लें और उसे पढ़ें, ठीक है। नसीहतनामा के रचनाकार, नसीहतनामा की रचनाकार, देखिए पहले प्रश्न का आपको जवाब दे दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न भी कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि नसीहतनामा के रचनाकार कौन है, यदि आपसे पूछा जाता, आप जवाब देते हैं नानक। अब दूसरा प्रश्न का जवाब बना नानक के पुत्र कौन थे, तो वो मिल गया आपको उत्तर श्रीचंद। अब फिर पूछा जा रहा है श्रीचंद किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसमें 3 प्रश्नों के आपको उत्तर मिल रहे हैं, है ना भाई, 3 के तो मिल ही गया, चौथा पूछा जा रहा है। तो उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की, स्त्री संप्रदाय की, जैन संप्रदाय की या विष्णु संप्रदाय की, किस संप्रदाय की स्थापना की थी आपके श्रीचंद महोदय ने। श्रीचंद कौन थे? गुरु नानक के पुत्र थे। गुरु नानक ने क्या लिखा है? नसीहतनामा लिखी है, और ये सिखों के गुरु कहे जाते हैं। तो उनके पुत्र श्रीचंद महोदय ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? उदासी संप्रदाय की स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो कि ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये कौन सा ब्लू है भाई? ब्लू में भी कई ब्लू होते हैं, ये कौन सा ब्लू है आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। थोड़ा आप भी एक्टिव रहा करिए, पढ़िए उढ़िए अच्छे से। ये देखिए अशुद्धियों वाला प्रश्न आ गया। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं? अशुद्धियाँ तो सब में हैं, लेकिन आपको बताना है कि क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ किसमें हैं। क्या यह संभव हो सकता है? वह लगभग दौड़ रहा था, किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, गीता आई और कहा। ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है क्रिया संबंधी अशुद्धि किसमें है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या यह संभव हो सकता है के स्थान पर क्या यह संभव है होना चाहिए था, है ना। फिर यहाँ पर आप लगा देते प्रश्नवाचक चिन्ह, लेकिन यहाँ पर हो गया क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं। वही आप देखेंगे जो दूसरा सेंटेंस है वह लगभग दौड़ रहा था, इसमें क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि दौड़ के पहले आपको लगभग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर लगभग लगा दिया गया, तो वह दौड़ रहा था ही पर्याप्त होगा। किसी और लड़के को बुलाओ, देखिए और भी कह दिया, और मतलब कोई सामान थोड़ी है कि एक और लाओ एक और लाओ, किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, यानी यहाँ पर भी विशेषण संबंधी शुद्धि हो गई है। और गीता आई और कहा, सर्वनाम संबंधी शुद्धि, गीता आई और उसने कहा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, अंतर समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार की अशुद्धि आपको चाहिए थी। आपको चाहिए थी क्रिया संबंधी शुद्धि, तो क्रिया संबंधी शुद्धि जो है वह ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी शेष तीनों में विशेषण संबंधी शुद्धियाँ हैं, किसी में सर्वनाम संबंधी हैं। आगे बढ़ेंगे वो देखेंगे तुलसीदास जी को, ये देखिए तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा था? नाभादास ने कहा था? नहीं। स्मिथ ने, चैतन्य महाप्रभु ने, बरकाचार्य ने? नहीं भाई, इसमें से स्मिथ महोदय ने ऐसा कह दिया था कि तुलसीदास जी मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु वही थे जो विद्यापति की पदावलियों को गाते गाते मूर्छित हो जाते थे और कई कई दिनों तक मूर्छित पड़े रहा करते थे। ऐसा मुझको मेरे गुरुजी ने बताया था, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि उनकी पंक्तियाँ इतनी भावुक होती थी, पता नहीं क्या समझते थे, मतलब उनको अर्थ क्या समझ पाते थे वो चैतन्य महाप्रभु जी, कि वो कई दिनों तक मूर्छित रहते थे, ठीक है। विद्यापति की पदावली तो आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी। यदि आपने पीजीटी से फॉर्म अप्लाई किया है तो इसका मतलब आपने एमए किया हुआ है ना, आप पीजी हैं अपने सब्जेक्ट में। यदि आपने पीजी है किया है तो विद्यापति को नहीं पढ़ा हुआ, ऐसा तो असंभव है। वो चाहे जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो, इतने लेवल तक तो आपने उन्हें पढ़ ही लिया होगा। तो भाई ये बेहोश हो जाया करते थे उनके पद गाते गाते। तो आपके ये स्मिथ महोदय ने इस बात को कहा था, आप इसे कंठस्थ कर लीजिए कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। किसे कहा था? तुलसीदास जी को कहा था। ओके,
आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताना है सही समास विग्रह कौन सा नहीं है, यानी किस में सही समास विग्रह नहीं किया गया। नहीं समझ लीजिए, बहुत बड़ी अटकल है आपके लिए, आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। दशानन, दशानन का मतलब क्या है? 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, देखिए अर्थात निकल रहा है। दिगंबर, दिक ही अंबर है जिसके, अर्थात साधु। चरण कमल, चरण के समान है कमल, ऐसा हो सकता है क्या? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो बताइए ये तीनों तो आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन ये उल्टा लग रहा है ना। चरण कमल यानी चरण के समान है कमल, तो यह नहीं है, बल्कि इसमें से आपका सही जवाब यही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। तो सही समास विग्रह कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही समास विग्रह नहीं है। आप इसे देख लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। हिंदी हिंदुओं की जुबान है, क्या है? हिंदुओं की जबान है, जो बुत परस्त है, और उर्दू मुसलमानों की, जिनके साथ अंग्रेजों का मजहबी रिश्ता है। दोनों सामी या पैगंबरी मत के मानने वाले हैं। यह जो पंक्ति है वो किसकी है आपको बताना है। तो भाई भारतेंदु की हो सकती है क्या इस प्रकार की पंक्ति? जुगल किशोर की हो सकती है, या फिर महादेव वर्मा की, या फिर गारसदास आशिक की। मुझे लगता है आप लोगों को आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इस प्रकार का बोल कौन सकता है इस प्रकार से। तो आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही होने वाला है, ये विदेशी ही बोलेगा, गारसदास आशी ने बोला था। ठीक है, भारतेंदु, जुगल किशोर और महादेव वर्मा इस प्रकार की बात नहीं कर सकते हैं, ऐसा किया था गारसदास आशी ने। गारसदास आशी कौन था? भाई वही जिसने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा फ्रेंच भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैतान के कान कतरना, शैतान के कान कतरना का सही अर्थ किस ऑप्शन में दिया गया है? यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है, यानी मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसके लिए हो जाना चाहिए। और ये ठगना, बहुत चालाक होना, शक्तिशाली की जीत होना, इन सब में से आपको छांट लेना है भैया, कौन सा सही है? शैतान के कान कतरना। तो शैतान के कान कतरना मतलब होता है बहुत चालाक होना, बहुत चालाक होना शब्द के लिए, वाक्य के लिए मुहावरा जो प्रयुक्त होगा, शैतान के कान कतरना। मुहावरा आपके जनरल पेपर में भी है, तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें। 1826 में प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। देखिए प्रश्न बनाने की शैली आप देखिए कि आपको प्रश्न में ही 2-3 प्रश्नों के उत्तर मिल जा रहे हैं। आपसे अगर पूछा जाए हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया, तो आप जवाब दे देंगे 1826 में। और हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड था। 2 प्रश्नों को जवाब आपको मिल जाए, प्रश्न में ही आपको 2 प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। बताइए कितनी अच्छी क्लास है हमारी, आप ध्यान से पढ़ा करिए। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित जुगल किशोर, महादेव वर्मा, या फिर गारसदास आशी। तो भाई अभी कुछ देर पहले ही, इसके पहले जब हम व्याख्या कर रहे थे एक प्रश्न की, तो उसमें हमने आपको बता दिया था कि पंडित जुगल किशोर महोदय जो थे उन्होंने उदंत मार्तंड नाम पत्रिका का संपादन किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप बताइए कि विचार के छड़ों में, यानी एक कोटेशन दिया गया है, विचार के छड़ों में मुझे गद्य लिखना ही अच्छा लगता रहा है, क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति ही नहीं, बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी पर्याप्त अवकाश रहता है। यह कथन किसका है? ऐसा कथन किसका हो सकता है? लल्लू लाल का, माखनलाल चतुर्वेदी का, महादेव वर्मा का, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसको आधार बनाकर बाद में कितने सारे इतिहास लिखे गए, लेकिन आज भी उन्हीं के इतिहास को ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है मित्रों? आधुनिक युग को मीरा कहा जाता है। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं, संस्मरण, रेखाचित्र, कहानियाँ लिखी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, मुझे तोड़ लेना वनमाली वाली ना, हमने पढ़ाया भी है इसको, पुष्प की अभिलाषा। तो बहुत ही अच्छी पंक्ति है, मतलब कविता है तो बहुत छोटी, 10-12 लाइनों की है, लेकिन बहुत बढ़िया है। तो इस कोटेशन को बताने वाले यानी कहने वाले कौन हो सकते हैं, आप गेस करके थोड़ा सा बताइए। तब तक मैं आपको जवाब देती हूँ कि ऑप्शन नंबर सी, यानी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखा है। और गिल्लू, आपने पढ़ा होगा, गिल्लू उनका मतलब इनके मेरा परिवार नामक एक संकलन है, उसी में इन्होंने अपने सारे परिवार के सदस्य, परिवार क्या इन्होंने समझ लीजिए पूरा चिड़ियाघर बना रखा था। मोर पाल रखा था, कबूतर पाला था, गिलहरी पाली थी, जितने भी जानवर थे, बिल्ली, कुत्ते, छोटे मोटे सब इन्होंने पाल रखे थे। इनको जानवरों से बहुत प्रेम था। तो मुझे लगता है कि
इंसानों का अभाव ही मनुष्यों को जानवरों को अधिक नज़दीक ले जाता है। तो इनके जीवन में भी एकाकीपन था। इन्होंने स्वयं शादी तो किया था लेकिन अपने पति के साथ नहीं रहती थी या नहीं गई थी उनके साथ में। क्या वजह रही ये तो मुझे नहीं पता चला या कोई नहीं बता पाता है। लेकिन फिलहाल इन्हों जानवरों से बहुत प्रेम था और इन्होंने तरह तरह के जानवरों को पाल रखे थे, उनको भोजन करवाती थी, उनके साथ रहती थी। बहुत ही महान लेखक थे महादेव वर्मा जी। तो इनके जीवन के बारे में भी आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, आपके पाठ्यक्रम में भी हैं ये। चलिए आप बताइए, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्त सर्वेश की यह पंक्ति किसकी है? मुकुटधर पांडे की है, जो कि छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। मैथिली सरल छायावाद शब्द के प्रवर्तक कहे जाते हैं, ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक बल्कि छायावाद शब्द इन्होंने दिया था। मैथिली सरल गुप्त, हरिऔध महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मैथिली सरल गुप्त, हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध खड़ी बोली के प्रवर्तक जिन्होंने प्रिय प्रवास लिखा है और 1914 में लिखा था इन्होंने प्रिय प्रवास। इसके अलावा इन्होंने चोखे चौपदे लिखा है, चुपते चौपदे लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को तो आप जानते ही हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और 17 वर्षों तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ये ऐसे महान व्यक्तित्व रहे हैं कि अगर ये ना उठ खड़े होते तो शायद हिंदी की दुर्गति हो जाती। हिंदी के शुद्ध लेखन पर इन्होंने ही जोर दिया था। और तो आप बताएं इस पंक्ति के लेखक कौन थे भाई? मैथिली सरल गुप्त थे। मैथिली सरल गुप्त की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? साकेत। अभी हमने बताया था आपको, यशोधरा, विष्णुप्रिया, भारत भारती। चलिए आगे और बताइए, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष भैया, तत्पुरुष बताना है आपको। गिरह कट, रसोई घर, चंद्रमुख, ऋण मुक्त। अब आप देखेंगे गिरह कट यानी गिरह से कटा हुआ, रसोई घर यानी रसोई के घर, चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। तो इन तीनों में तो कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी पहले, दूसरे और चौथे में कारक चिन्ह का प्रयोग, जबकि तीसरे में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। चंद्रमुख कहा गया यानी चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर उपमा दे दी गई है, यानी कि यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास नहीं होगा, बाकी तीनों में तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के जवाब के रूप में। वेकन विचार रत्नावली नाम से वेकन के निबंधों का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हरिवंश राय बच्चन ने किया था, माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था, और शिवपूजन सहाय ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मित्रों, हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। अमिताभ बच्चन कौन है? तो वो अभिषेक बच्चन के पिता हैं। अभिषेक बच्चन कौन है? ऐश्वर्या राय के पति हैं। तो फिलहाल इतना इतिहास जानने की जरूरत नहीं है, आप ये जानिए कि हरिवंश राय बच्चन हमारे साहित्य से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है। 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर और 2 भाग का नाम क्या है? थोड़ा सा आप भी याद करिए, थोड़ा सा हम भी याद करते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक। उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, और 4 भागों में इन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा। मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, है ना, ये सारी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। तो आपको इस प्रश्न का जवाब बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, हाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डी, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वेकन विचार रत्नावली नाम से वेकन के निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन से साहित्यकार भाषा के जादूगर के रूप में कहे जाते हैं? भाषा के जादूगर यशपाल कहे जाते हैं, अज्ञेय, शिवपूजन सहाय, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भाई यशपाल नहीं कहे जाते, अज्ञेय कहे जाते हैं प्रगतिवाद के जनक, प्रयोगवाद के जनक। अज्ञेय ने, देखिए आप जानते हैं, सप्तक की स्थापना करी, तो तार सप्तक निकाला था, 7 कवियों का समूह लेकर के उनकी रचनाओं को प्रकाशित करवाया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय जी को हिंदी साहित्यकार को भाषा के जादूगर रूप में भाषा का जादूगर, इनको क्या कहा जाता है? भाषा का जादूगर। अब आप बताइए कलम का जादूगर किसे कहा जाता था? आपको इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए आप बढ़ते रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए और बताइए इस प्रश्न का जवाब सही क्या होगा। इसमें आपको असत्य बताना है, असत्य कथन की पहचान करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा भैया? पहले इसको अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए पढ़ते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बिल्कुल सही है ये बात। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो
उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आपको बताना है सही है कि नहीं है। अव्ययी भाव समास में समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, क्या उसे द्विगु समास कहते हैं? बताइए आप। तो भाई यही गलत है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्विगु समास नहीं कहते, बल्कि उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व। छायावाद का पहला प्रभावशाली आलोचक किसे माना जाता है? ये नंदुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रभा खेतान, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की बहुत प्रसिद्ध रचना है ठेले पर हिमालय। तो और नंदुलारे वाजपेयी जो हैं वो छायावाद के पहले प्रभावशाली आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लिख लीजिए, आप नोट्स बनाते जाइए अगर बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि आपका जो नोट्स होगा वो आपको अंतिम टाइम में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। चलिए आप बताइए, सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? भाई इसका जवाब तो बच्चा बच्चा दे देगा। बच्चा बच्चा मतलब कि आप हिंदी आपने क्या पीजी कर रखा है ना भाई हिंदी, तभी तो आप यहाँ पर पीजीटी का फॉर्म भरे हैं। तो यानी हिंदी में बच्चा बच्चा का मतलब ये हुआ कि कोई भी दे देगा, आसानी दे देगा। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, यह पंक्ति है और रामानंद जी के उद्धारकर्ता कहे जाते हैं। तो भाई उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत से हुई है ना। अयोध्या में राम भगवान का मंदिर बन रहा है, बन जाएगा तो आप लोग देखने जरूर जाइएगा। ये जनवरी में प्रारंभ हो जाएगा, 14 जनवरी मकर संक्रांति से दर्शन आप लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे श्री राम लला। तो जरूर जाइएगा, अयोध्या पधारिएगा। चलिए अब आप बताइए, निम्न में से कौन सा युग्म मुहावरा व अर्थ सुमेलित नहीं है? एक तरफ मतलब मुहावरा दिया गया, दूसरी तरफ उनका अर्थ दिया गया है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, क्या मतलब होगा इसका? समझाने पर भी न मानना, नाक रखना यानी बहुत तंग करना, नाक रगड़ना यानी दीनता दिखाना, नाक पर मक्खी न बैठने देना यानी कुछ असर ना होना। कुछ असर ना होने का मतलब होता है बेशरम हो जाना, है ना। तो भाई बेशरम होना ये थोड़ा अटपटा नहीं है? पढ़ के समझ में आ गया आपको? यही वाला गलत है। नाक पर मक्खी न बैठने देना का अर्थ कुछ असर ना होना नहीं होगा, बल्कि कुछ और ही होगा। खड़ी बोली गद्य में रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी को हिंदी साहित्य की पहली कहानी ही माना जाता है। तो इसे किसने लिखा था? जी हाँ मित्रों, बिना किसी लाग लपेट के आपको झट से उत्तर दे देना, मुंशी कौन? मुंशी सदाशिवलाल नहीं भाई, इंशाअल्लाह खां। अभी देखिए हमने आपको दिखाया भी नहीं है स्क्रीन पर, तो आप मुंशी हमने लगाया तो आपको लगा होगा सदाशिवलाल बोले जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, इंशाअल्लाह खां जी हैं। इन्होंने लिखा था रानी केतकी की कहानी। और आगे बढ़ेंगे। यड़ संधि के संबंध में असत्य कथन आपको बताना, असत्य बताना। यहाँ पर थोड़ा सत्य हो गया है तो कोई बात नहीं, आप इतने समझदार हैं। ई के आगे कोई विजातीय, चलिए पहले यहाँ पर असत्य ही लिख देती हूँ, नहीं तो कुछ मूर्धन्य बोलेंगे आपने तो सत्य लिख दिया है। अरे अगर हमने सत्य लिखा है असत्य लिखा है, यदि आपको ऑप्शन में 3 ऑप्शन सत्य दिख रहे हैं और एक ही असत्य है, इसका मतलब हमने असत्य पूछा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। ई के आगे कोई विजातीय स्वर होने पर ई यानी छोटी ई और बड़ी ई चाहे जो भी हो उसका या हो जाता है, बिल्कुल सही है ये बात। उ यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर उसका वाह हो जाता है, यह भी सत्य है। री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री का रा हो जाता है, पूर्णतः सत्य है। तो असत्य कौन सा है? यड़ संधि व्यंजन संधि का प्रकार है, बिल्कुल नहीं है। यड़ संधि व्यंजन संधि नहीं है। आप जानते हैं कि यह स्वर संधि भली भांति जानते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी सही भी है, यहाँ पर लिख लीजिए इसको। और आज की यह क्लास खत्म हो गई। खत्म हो गई मतलब 30 क्वेश्चन समाप्त। अब आपको ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आप लिखकर बताइएगा हमें। और आपको यह क्लास कैसी लग रही है आप ज़रूर बताएं और अपने चाहने वालों तक इसे शेयर करें। चाहने वालों का तात्पर्य यह है कि आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं, क्लास आपके लिए है। इसके अलावा जो DSSB, NVS, KVS, TGT, PGT, UP TGT, PGT, राजस्थान के लिए, MP के लिए, जहाँ की भी तैयारी करना चाहते हो, जो हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो आप उन तक हमारी क्लास को पहुँचाएँ, अपनों तक इसे शेयर करें और आगे बढ़ते रहें। इसके अलावा यदि आप जनरल पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उसकी क्लासेस भी उपलब्ध हैं। कंप्यूटर के 10 नंबर के कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में।
तो आप उसे भी जरूर पढ़िए। हमारे चैनल पर देखिए कई क्लासेस अपलोड हो चुकी, जनरल पेपर की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, आप जरूर पधारें। बहुत ही जल्द हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी एक शानदार वीडियो लेकर आने वाले, क्योंकि उससे भी 5 नंबर क्वेश्चन आपके क्लास पे पेपर में बनेंगे। तो आप जरूर पढ़ते रहें हमारे साथ। और ये देखिए हिंदी का क्लास फर्स्ट यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए, क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों देख लीजिए, फिर चौथा तो आज का है ही, इसे आप देख ही रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इन सारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको हमारे चैनल पर आना होगा, तभी आपको यहाँ पर PDF मिल पाएगी। क्लासेस आपको लगातार मिल रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इन सारे क्लासेस को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, शानदार PDF को पढ़ते रहिए। और देखिए देखने में भी इतनी सुंदर PDF है, और क्वेश्चन का लेवल भी आप देखिए कितना अच्छा है। तो आप हमारी इस मेहनत की कदर करते हुए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट करिए। हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार क्लास। तब तक आप इंतजार करिए, इंतजार मत करिए, पूरी क्लास का रिवीजन करके जाइए हमारे यहाँ, हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, यानी ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप जाकर के वहाँ पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। बच्चों के यदि पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर बच्चों के लिए भी क्लास उपलब्ध हैं। तो सभी को क्लासेस को पढ़ते रहिए, नई क्लासों को भी देखते रहिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।